welcome to my channel Nursing Tricks. So, the first question was capacitation occurs in A. Uterus, B. Seminal vesicle, C. Epididymis और D. Vas difference. So, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कैपेसिटेशन कहाँ पे होता है, यूट्रस में, सेमिनल वेसिकल में, एपिडिडिमस में या वास डिफरेंस में. सबसे पहले इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कैपेसिटेशन होता क्या है. कैपेसिटेशन क्या होता है? कैपेसिटेशन कैपेसिटी को बोलते हैं ओवम को फर्टिलाइज करने की जो होती है. तो ओवम को फर्टिलाइज करने की कैपेसिटी जो स्पर्म में होती है उसे बोलते हैं कैपेसिटेशन. तो वो कहाँ पे जाके होता है कैपेसिटेशन? इजैकुलेशन कहाँ पे होता है स्पर्म का? स्पर्म का इजैकुलेशन होता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में. मतलब यूट्रस में कैपेसिटेशन होगा. यूट्रस कहाँ होता है? इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट. जबकि सेमिनल वेसिकल, एपिडिडिमस, वास डिफरेंस, these all are parts of male genital tract. So the answer is A, uterus. So the second question was motilin is secreted by cells in A. stomach, B. ileum, C. pancreas or D. liver. So the answer is आंसर पता करने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज मोटिलिन. सो व्हाट इज मोटिलिन? हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं एंट्रिक हार्मोन्स के बारे में. सो एंट्रिक हार्मोन्स क्या होते हैं? एंट्रिक हार्मोन्स आर द हार्मोन्स दैट आर secreted in the intestine. Okay. So there are two types of intestine as we know. दो तरीके की इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. तो अभी हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की. ओके. सो एंट्रिक हार्मोन्स में कौन कौन से हार्मोन है जो आते हैं, पहले हमें ये पता होना चाहिए. देयर आर 5 टाइप ऑफ एंट्रिक हार्मोन्स. फर्स्ट इज गैस्ट्रिन, सेकेंड इज secretin, third is cholecystokinin, fourth is motilin, and the fifth one is gastric inhibitory hormone. So there are 5 types of hormone: gastrin, secretin, cholecystokinin, motilin and gastric inhibitory hormone. So now we are going to discuss about the motilin. So motilin क्या होता है हम डिस्कस करते हैं. मोटिलिन एक एंट्रिक हार्मोन होता है जो कि सिक्रीट होता है एंडोक्राइन एम सेल से. कौन से सेल से? एंडोक्राइन एम सेल से. कहाँ सिक्रीट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट होता है. मोस्ट कॉमनली स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ सिक्रीट होता है? ड्यूडेनम में और जिजोनम में. ओके. तो ड्यूडेनम एंड जिजोनम में मोस्ट कॉमनली this hormone is these cells are being secreted. Okay. So the thing is हमें पता होना चाहिए कि ड्यूडेनम का क्या फंक्शन होता है. ड्यूडेनम बेसिकली जो मोस्टली डाइजेशन में हेल्प करता है. मोस्टली डाइजेशन जो होती है वो हमारी ड्यूडेनम में होती है. और जिजोनम में क्या होता है? जिजोनम में मोस्टली हमारी एब्जॉर्प्शन होती है. सो देयर इज वन मोर थिंग दैट इज इलियम. तो इलियम में क्या होता है? इलियम में भी एब्जॉर्प्शन होती है. इलियम में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एब्जॉर्प्शन होती है वो विटामिन की होती है. जैसे विटामिन B12 है, विटामिन A, D, E, K है. तो इनका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? इलियम में होता है. सो बेसिकली इसका आंसर क्या होता है? वी आर मूविंग ऑन टू द आंसर नाउ. इसका आंसर होगा इलियम. वाई इलियम क्यों होगा इसका आंसर? इलियम इसलिए होगा क्योंकि ये एंडोक्राइन एम सेल्स से सीक्रेट होता है. कहाँ सीक्रेट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट दिया हुआ है इसमें?
इसमें सिर्फ इलियम दिया हुआ है, ना ड्यूडेनम इज देयर और नीदर द jejunum is there, only the thing is ileum is there, so the answer will be ileum. Okay, बेसिकली इसका मोटिलिन हार्मोन का फंक्शन होता है, ये एक हाउसकीपिंग कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प करता है, मतलब पेट में एक तरीके की, जब हम फास्टिंग पे होते हैं, जब हम भूखे होते हैं, उस टाइम पे दिस हार्मोन हेल्प इन द स्वीपिंग मैकेनिज्म. स्वीपिंग मीन्स सफाई करने का काम करता है हमारे पेट में. पेट में अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो होता है, जो कि अच्छी तरीके से पचा हुआ नहीं होता है, उसे पचाने में हेल्प करता है, उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है ये हार्मोन, मोटिलिन हार्मोन, ड्यूरिंग फास्टिंग ओनली, जब हम भूखे होते हैं. सो द आंसर विल बी इलियम. So the third question was, the principle of Wolff-Chaikoff effect is used in A. Iodide for thyrotoxic patient after surgery, B. Iodide for thyrotoxic patients before surgery, C. Stimulation of hormone synthesis, or D. Increased vascularity of thyroid gland. So the answer is, so before the answer, we should know what is Wolff-Chaikoff effect. So in the Wolff-Chaikoff effect, who is Wolff? Wolff is the Dr. Jane Wyckoff and Dr. Israel Leon Chaikoff discovered the effect, Wolff-Chaikoff effect, at the University of California. They belong from the University of California, and they discovered this effect in 1948. So what they discover, basically they discovered that if we take more of iodine in our diet, that is, if we are taking excess of iodine, so what it does, it inhibits the thyroid hormone synthesis. Okay, so what does that mean? का मतलब है हमारे डॉक्टर जैन वॉयॉफ और डॉक्टर इजराइल लायन चाइकॉफ ने, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से बिलोंग करते थे, उन्होंने 1948 में ये डिस्कवर किया कि अगर हम बहुत ज्यादा आयोडीन अपनी डाइट में लेते हैं तो वो क्या करेगा, वो थायराइड हार्मोन को बनने नहीं देगा. दैट डजंट मीन कि अगर हम लोग नॉर्मल अमाउंट में आयोडीन लेंगे तो वो हमारे थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस इनहिबिट करेगा. इसका मतलब ये नहीं है. अगर हम नॉर्मल अमाउंट में वो लेते हैं, आयोडीन लेते हैं, तो वो एड करेगा थायराइड हार्मोन का, मतलब वो ट्रीट करता है थायराइड को बढ़ने से. बट अगर हम बहुत ज्यादा एक्सेस में लेंगे आयोडीन, बहुत ज्यादा अमाउंट में आयोडीन लेने लग जाएंगे अपनी डाइट में, एक्सेसिव अमाउंट लेंगे, तो वो क्या करेगा, थायराइड हार्मोन को बनने ही नहीं देगा. इट इनहिबिट्स द थायराइड हार्मोन सिंथेसिस. सो द क्वेश्चन का आंसर होगा, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन, इफेक्ट यूज होता है, किसमें यूज होगा, आयोडाइड फॉर थायरोटॉक्सिक पेशेंट आफ्टर सर्जरी. मीन्स सर्जरी के बाद देंगे पेशेंट को, जो थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम का पेशेंट है, उसमें इफेक्ट ये यूज होगा, या फिर बिफोर सर्जरी यूज होगा ये इफेक्ट, सर्जरी से पहले यूज होगा, या फिर स्टिमुलेशन, हार्मोन सिंथेसिस का स्टिमुलेशन हो रहा है, यानी कि हार्मोन को और बढ़ाना है हमें. तो हार्मोन को बढ़ाना कैसे, ये तो इनहिबिट कर रहा है ना, इफेक्ट तो इनहिबिट कर रहा है थायराइड हार्मोन को, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता.
सो डी ऑप्शन में दे रखा है इंक्रीज वस्कुलैरिटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की जो वस्कुलैरिटी है वो बढ़ रही है। थायराइड ग्लैंड की वस्कुलैरिटी कहाँ बढ़ रही है, वो तो बनने ही नहीं दे रहा है उसको, ठीक है। सो डी भी नहीं हो सकता, और सर्जरी के बाद भी नहीं दे सकते हम। सर्जरी के बाद देके फायदा क्या है उसे कम करने का, थायराइड तो ऑलरेडी है ना पेशेंट को, तो सर्जरी हम कर किस लिए रहे हैं, उसे ट्रीट करने के लिए। सो उससे पहले देंगे तो उसका फायदा है। सो द आंसर होगा इसका बी, आयोडाइड फॉर थायरोटॉक्सिक पेशेंट बिफोर सर्जरी। सर्जरी से पहले ये इफेक्ट यूज हो सकता है, क्योंकि आयोडीन हम ज्यादा देंगे पेशेंट को तो उसका जो थायराइड लेवल है वो सिंथेसिस होना कम हो जाएगा, वो बनेगा नहीं थायराइड ग्लैंड, तो हम सर्जरी जो कर रहे हैं वो और ज्यादा इफेक्टिव होगी। सो द आंसर विल बी बी, आयोडाइड फॉर थायरोटॉक्सिक पेशेंट बिफोर सर्जरी। ओके, सो वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग ट्रिक। सो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सेल डिवीजन के बारे में। सेल डिवीजन में हमने पढ़ी थी सेल साइकिल। सेल साइकिल में हमने फेसेस ऑफ सेल साइकिल पढ़ी थी। फेसेस ऑफ सेल साइकिल में हमने बेसिकली 2 फेसेस पढ़े थे, जिसमें था इंटरफेस और एम फेस। तो लास्ट क्लास में हमने इंटरफेस के बारे में पढ़ा था, तो इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एम फेस के बारे में डिटेल में। ओके, सो मूविंग ऑन टू द एम फेस। सो हम सेल डिवीजन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने इंटरफेस क्लियर किया था। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द देयर आर 2 फेसेस एज वी नो। कौन कौन से फेस थे? फर्स्ट फेस वाज इंटरफेस एंड द अदर फेस इज एम फेस। सो Today we are going to discuss about M phase। आज हम पढ़ेंगे M phase के बारे में डिटेल में। जैसे कि इंटरफेस जो फेज था वो कौन सा फेज था? प्रिपरेटरी फेज था। इसमें हमारा सेल जो था वो तैयार हो रहा था डिवाइड होने के लिए। While the M phase is the division phase। M phase हमारा डिविजन फेज है। इसमें जो हमारा सेल है वो डिवाइड होना चालू करेगा, ठीक है। सो आज हम एम फेज के बारे में पढ़ते हैं। सो एम फेज, और वी कैन से इट एज डिविजन फेज ऑल्सो। So M phase में basically 2 things are there, as I already told you in the previous class. There are 2 phases. First one is karyokinesis and the other one is cytokinesis. So what was its meaning? I already told you. न्यूक्लियस इसमें डिवाइड होता है। कैरियोकाइनेसिस में डिवीजन किसका होता है? न्यूक्लियस का। जबकि जो साइटोकाइनेसिस होता है, साइटो वर्ड आ रहा है तो मीन्स इसमें किसका डिवीजन होगा? साइटोप्लाज्म का। सो साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा हमारा साइटोकाइनेसिस में। सो मूविंग ऑन टू द कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में देयर आर 4 फेसेस। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज फेसेस इन डिटेल नाउ। न्यूक्लियस डिवीजन जो है वो हमारा 4 तरीके से होता है। कैसे होता है हमें याद करना है। पी मैट। पी मैट क्या है आप ये सोच रहोगे, तो पी मैट इज, हम लोग ये एक निमोनिक है, हम लोग याद करने के लिए एक शॉर्टकट बना रहे हैं। पी मैट, पी मैट बोल सकते हैं हम, पुरानी मैट बोल सकते हैं। Now you must be wondering what is that P mat or purani mat। Okay, so karyokinesis, इसके अंदर हमारा है, हमने क्या बोला? पी मैट। ऐसे हमें याद करना है पी मैट, और हम इसे पुरानी मैट भी बोल के याद कर सकते हैं। ये हमारा तरीका है याद करने का। इट्स अ शॉर्टकट ऑफ आवर्स। ओके, सो पी से क्या है? प्रोफेस।
एम से क्या है? मेटाफेज. What does that A mean? That is anaphase. And the last phase is telophase. So there are 4 phases. What are these? Prophase, metaphase, anaphase, telophase. So there are 4 phases. So what is in these phases? So in the prophase होता क्या है? ये हमारा सेल है. तो प्रोफेज में जो हमारा क्रोमैटिन होता है वो कंडेंस होता है और क्रोमोसोम को मोर विजिबल बना देता है. क्रोमोसोम ज्यादा क्लियरली नजर आने लग जाते हैं. ओके, क्या हुआ? क्रोमैटिन कंडेंस हुआ और क्रोमोसोम ज्यादा विजिबल हो गए. सेल के सराउंडिंग हमारे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, हमें पता है. तो क्या होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है इसके अंदर. ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हुई? डिसअपियर हो गई. और क्या होगा? और हमने सेल ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ा था, सेंट्रोसोम. सेंट्रोसोम अपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे. सेंट्रोसोम अपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे. सेंट्रोसोम जो होते हैं, हमने बताया था कि सेंट्रोसोम किससे मिलके बनता है? सेंट्रोसोम सेंट्रियोल से मिलके बनता है. तो सेंट्रियोल जो है वो स्पिंडल फाइबर फॉर्म करती है, स्पिंडल फाइबर बनाती है. तो और क्या होगा इसमें? स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर भी बन जाएंगे. ओके, तो ये अपोजिट पोल पे चल गए. क्या है ये हमारे है सेंट्रोसोम. सेंट्रोसोम किससे मिलके बनते हैं? सेंट्रियोल से, जिनसे क्या निकल गया? स्पिंडल फाइबर निकल आया. क्रोमैटिन कंडेंस होके क्या बना दिया? क्रोमोसोम बना दिया. ओके, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई? डिसअपियर हो गई. ये सब किस में हुआ? हमारे प्रोफेज में. किसमें हुआ? प्रोफेज में. तो नेक्स्ट फेज क्या है हमारा? मेटाफेज. नेक्स्ट फेज क्या है? मेटाफेज. सो मेटाफेज में क्या होता है? ये हमारा सेल है, ये हमारे अपोजिट पोल्स पे सेंट्रोसोम प्रेजेंट है, यहाँ से हमारे स्पिंडल फाइबर फॉर्म हुए हैं. ओके, सो ये जो स्पिंडल फाइबर होता है, ये हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं इनके सेंट्रोमियर होते हैं. ये हमारे सेंट्रोमियर है, इससे अटैच होता है स्पिंडल फाइबर. तो इससे अटैच होता है तो फोर्स लगाता है. फोर्स लगाता है तो क्रोमोसोम को खींचता है अपनी तरफ. तो खींचता है तो क्या बनाता है? ये हमारे क्रोमोसोम एक प्लेट बना लेंगे, एक लाइन में सीक्वेंस में अरेंज हो जाएंगे. कैसे हुए ये अरेंज? ये स्पिंडल फाइबर ने पूरा फोर्स लगा रखा है, पूरा फोर्स लगा रखा है सेंट्रोमियर पे. सेंट्रोमियर पे फोर्स लगा रखा है, इधर से भी लगा रखा है और इधर से भी लगा रखा है. तो ये क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं इन क्रोमोसोम्स को, सारे क्रोमोसोम्स को खींच रहे हैं. और खींच के क्या किया? एक मेटाफेज प्लेट बना दी. तो ये मेटाफेज प्लेट कौन से फेस में बनती है? मेटाफेज में बनती है. ओके, सो नेक्स्ट फेज इज अवर एनाफेज. नेक्स्ट फेज इज अवर एनाफेज. एनाफेज में क्या होगा? अब जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो स्पिंडल फाइबर है ये पूरा फोर्स लगा रहा है. तो इसमें एनाफेज में क्या हो जाएगा? ये इतना ज्यादा फोर्स लगा देगा, इतना ज्यादा फोर्स लगा देगा कि ये जो हमारी क्रोमोसोम्स है, जो एक मेटाफेज प्लेट में सीक्वेंस हुए हुए थे, ये बीच में से टूट जाएंगे, बीच में से स्प्लिट हो जाएंगे. ओके, किसकी वजह से स्प्लिट हो गए? ये हमारे स्पिंडल फाइबर के फोर्स की वजह से. स्पिंडल फाइबर फोर्स लगा रहा था, फोर्स लगा रहा था, ऊपर से भी लगा रहा था, नीचे से भी लगा रहा था. तो फोर्स लगाते लगाते ये एक स्प्लिट हो गए. स्प्लिट हो गए, क्या किया इन्होंने? स्प्लिट होके ये अलग अलग डॉटर सेल बना के ये अपोजिट पोल्स पे चले गए. स्प्लिट हो गए, ये स्प्लिट होके अपोजिट पोल्स पे चले गए. सारे क्रोमोसोम्स कहाँ चले गए? नियर टू द स्पिंडल फाइबर. स्पिंडल फाइबर के
पास चले गए, ठीक है, ये टूट गए। सो ये किस में हुआ, हमारे एनाफेज में हुआ, स्प्लिट हो गए डॉटर सेल्स और कहाँ चले गए, अपोजिट पोल्स पे चले गए। ओके, अपोजिट पोल्स पे चले गए। सो लास्ट फेज इज, कौन सा फेज रह गया, टीलोफेज। तो टीलोफेज में क्या होता है, ये हमारा एनाफेज में स्प्लिट होके कहाँ चले गए, अपोजिट पोल्स में चले गए डॉटर सेल्स। तो टीलोफेज में ये हमारा सेल था, सेल के अंदर ये जो हमारे क्रोमोसोम थे ये कॉइल्ड है क्रोमोसोम, तो इसमें क्या होगा, ये अनकॉइल्ड हो जाएंगे, अनकॉइल्ड हो गए, ये अनकॉइल्ड हो गए टीलोफेज में, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डिसअपियर हुई थी वो दोबारा से अपीयर हो जाएगी, और बाकी जो ऑर्गेनेलीज जो डिसअपियर हुए थे वो भी अपीयर हो जाएंगे, माइक्रोट्यूब्यूल। सो द लेफ्ट पार्ट इज साइटोकाइनेसिस। सो साइटोकाइनेसिस द साइटोप्लाज्म के डिविजन को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। सो इन द साइटोकाइनेसिस व्हाट हैपन इज, as we have read in the telophase, what happen in telophase, this is the cell, there will be uncoiled chromosome are gonna present, okay, and nuclear membrane appear हो जाती है, और जो spindle fibers present है वो disappear हो गए इसमें, so there will be no spindle fiber। तो ये सब हो रहा था हमारे टीलोफेज में। तो हमारे साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस में देयर विल बी अ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रेजेंट। सेंट्रीपिटल फोर्स जो बाहर से अंदर की तरफ फोर्स लगता है उसे कहते हैं। ओके, सो सेंट्रीपिटल फोर्स जब लगेगा सेल पे तो ऐसे करके डिवीजन हो जाएगा सेल का। तो जब सेल का डिवीजन होगा तो देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ टू सेल्स, टू डिफरेंट सेल्स, दीज आर द डॉटर सेल्स। तो ये हमारे सेल्स बन गए हैं, डिफरेंट सेल्स बन गए हैं, इक्वल सेल्स बन गए हैं। तो दिस डिविजन इज कॉल्ड एज माइटोटिक सेल डिविजन, और वी कैन कॉल इट एज सोमैटिक सेल डिविजन, और वी कैन कॉल इट एज इक्वेशनल सेल डिविजन। Okay, so somatic cell division, somatic means body. Okay, somatic means body. So cell body का division हो गया, equal parts में division हो गया, so equational cell division. So what happen in cytokinesis is, क्या होता है cytokinesis में, equal cytosol divide हो जाता है। साइटोसोल इज द लिक्विड मटेरियल जो प्रेजेंट होता है हमारे सेल के अंदर में, वो भी इक्वली डिवाइड हो जाता है, और जितने सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं वो भी इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। So this happens in the cytokinesis. So this is about the cytokinesis, which is also called as the mitotic cell division, or we can call it as somatic cell division or equational cell division. So this is about the M phase. Okay. So what we have read in the M phase में there will be two parts. The first part is karyokinesis and the second part is cytokinesis. In the karyokinesis there are four phases. What are the four phases? The first phase is prophase, anaphase, metaphase and telophase. What are these four phases? Prophase, metaphase, anaphase and telophase. And the second phase is the cytokinesis. Okay, so this much is about the M phase. Okay, so in the next class we are going to discuss about the meiosis or meiotic cell division. Okay, so बने रहिए मेरे चैनल पर, देखते रहिए मेरी वीडियोस। Thank you. Share my videos and subscribe my channel.